केंद्र के इस प्रेक्षागृह में हम आप सभी सुधी दर्शकों और नाट्य प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आप सब साक्षी बनेंगे द थर्ड बेल संस्था की स्त्री विमर्श पर आधारित नाट्य प्रस्तुति अनुत्तरित प्रश्न की। इसका नाट्य आलेख है विनय कुमार त्रिपाठी जी का और इसका निर्देशन किया है इलाहाबाद के जाने माने नाट्य निर्देशक आलोक नायर जी ने। आज हमारे इस प्रेक्षागृह में बहुत सारे अतिथि अपनी गौरवमयी उपस्थिति से इस पूरे प्रेक्षागृह की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच में हैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की पूर्व कार्यक्रम अधिकारी कल्पना सहाय जी। आप संस्कृति मंत्रालय में नाट्य पैनल विशेषज्ञ के रूप में भी जानी जाती हैं। साथ ही आप संस्कार भारती की इलाहाबाद इकाई की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से हम अपने मुख्य अतिथि महोदया का स्वागत करते हैं, श्रीमती कल्पना सहाय। उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। थर्ड बेल संस्था के वॉलंटियर से अनुरोध है कि उन्हें स्कॉट कर मंच तक लाएं। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रमुख व्यवसायी और समाज सेवी विनीत पांडे जी। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। विनीत पांडे जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैं इस नाटक के निर्देशक आलोक नायर से अनुरोध करूं, अध्यक्षता कर रहे विनीत पांडे जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। जोरदार तालियां हमारे दोनों अतिथियों के लिए। आज हम दो ऐसी शख्सियत का सम्मान भी करेंगे जिन्होंने नाट्य जगत को अपनी प्रतिभा से हमेशा हम सबको कायल किया है। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्नातक और संगीत नाटक पुरस्कार से पुरस्कृत श्रीमती विभू दास। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर श्री विनीत पांडे जी से कि विधु खरे दास जी का सम्मान करें स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्रम के द्वारा। तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। विधु खरे दास जी के बारे में बताना चाहूंगा। आप वर्तमान में सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। हमारे बीच में एक और शख्सियत मौजूद है जिसका संबंध संगीत से है। वैसे भी संगीत व नाटक का एक अटूट और गहरा रिश्ता होता है जो इस नाटक में भी आपको देखने को मिलेगा। अपनी पुरजोर व मखमली आवाज से जादू बिखेरने वाले आशुतोष श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप सब मुझे ज्ञात हुआ है कि अभी वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अनीता गोपेश जी हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत अनिल रंजन भौमिक जो कि एक बहुत अच्छे नाट्य निर्देशक हैं, आप सब परिचित भी होंगे बहुत सारे लोग। अजामिल जी हैं, सुषमा शर्मा जी हैं, मीना उरांव जी आई हैं, आप दोनों उत्कृष्ट अभिनेत्री और निर्देशिका हैं। अमित सिंह हैं, अनुराग अस्थाना है, अजय केसरी हैं, अजय बहादुर हैं। आप सब नाट्य प्रेमी इस प्रेक्षागृह में अपनी गौरवमयी उपस्थिति से हम सबको बहुत अच्छा आभास करा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आते हैं नाटक की तरफ। नाटक के बारे में दो शब्द आपसे बोलना चाहूँगा। ये नाटक स्त्रियों के विभिन्न कालखंडों में स्त्रियों की दशा को दर्शाता है। इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण चरित्रों को लेकर एवं वर्तमान काल के चरित्रों में अंतर संबंध स्थापित करता है। स्त्रियों की जो वेदना प्राचीन काल में रही है वही वेदना आज के समय में भी परिलक्षित होती है। एक तरफ जहां प्राचीन काल की किसी भी स्त्री के अनुचित
प्रश्न थे वही प्रश्न आज किसी भी घर की एक स्त्री के रहे होंगे। नाटक एक तरफ स्त्रियों के अनुत्तरित प्रश्न को रखता है, वहीं दूसरी ओर एक उम्मीद पर जाकर समाप्त हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा लेखक के बारे में जिन्होंने इस चरित्र की रचना की है, इस नाटक की रचना की है, विनय कुमार त्रिपाठी जी। जोरदार तालियां विनय कुमार त्रिपाठी जी के लिए। भाषण व दैनिक पत्र में स्तंभ लेखन किया है आपने। फिर से एक बार तालियां विनय कुमार त्रिपाठी जी के लिए। और आइए अब देखते हैं द थर्ड बेल रंगमंडल की प्रस्तुति अनुत्तरित प्रश्न। इसका आलेख विनय कुमार त्रिपाठी जी का है, परिकल्पना एवं निर्देशन है आलोक नायर का। सहयोग हमें मिला है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से। तो जोरदार तालियों के बीच इस नाटक को प्रारंभ करते हैं अनुत्तरित प्रश्न। क्या बात है बेटा, बड़ी देर से घड़ी को घोर घोर कर देख रही हूँ। देख रहे पापा, 4:30 बज गए और सिद्ध अभी तक नहीं आया। कोचिंग के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा कहीं फंस गया होगा, आ ही रहा होगा। कोचिंग वो भी तो जाएगा ना। अच्छा तुम घूम घूम के थक गई होगी, आओ बैठो जाओ। ऐसे आता ही होगा सिद्धार्थ, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लड़का है पापा, एक नंबर का गधा है, गधा। आ जाएगा ना तो मैं बात नहीं करने वाली उससे। देख रहे हैं आप उसकी डिमांड, बेटा बेटा करके सर पे चढ़ा रखा है अपने इसको। अरे लड़कियों को तो शोभा देता है क्या? हमारे घर पर लड़की कौन है भाई? अच्छा प्रिया, अरे ये तो बिना बेटा है बेटा, मेरा शेर। अरे प्रिया की माँ, आजकल जमाना बहुत बदल गया है भाई, लड़का लड़की सब बराबर होते हैं। अजी हाँ, कितने बराबर होते हैं ना, सब जानती हूँ मैं। मुझे ना समझाइए, जैसे कि मैं कुछ जानती ही नहीं। हाँ भाई, तुम्हें तो सब कुछ जानती हो। क्यों प्रिया, हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं। इससे बिल्कुल बात नहीं करनी है, बस। सुना तुमने, प्रिया ने कहा आज तुमसे बिल्कुल बात नहीं। अच्छा तुम ये बताओ बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? कोचिंग तो 4:30 बजे की है ना? 4:30 बजे से थी? हाँ? अरे ये आपको किसने कह दिया? इस पगलिया ने? अच्छा 4:30 बजे की नहीं थी तो क्या रात के 12:30 बजे की थी? गधा नहीं तो। अरे बुलक्कड़ की मौसी, अभी परसों ही तो सर ने कहा था कि आज से कोचिंग 4:30 की नहीं 5 बजे से होगी, 5 बजे से। बुलक्कड़ कहेंगी। अच्छा भाई वाह, पासा ही पलट गया। उल्टा चोर को दुआ को डांटे। ठीक है पापा, जैसे ये तो कभी कुछ कभी भूलता ही नहीं है। हाँ हाँ, हमेशा मेरी तो गलती रहती है और तू सही रहती है ना। बुलक्कड़ कहेंगी। तू बुला, तू है, तू तू है, तू 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 है। अरे बस बस बस, मस्ती मजाक हो गया हो तो आके चाय पी लो। चलो भाई, अदरक वाली। अरे नहीं, तुम मिर्ची वाली चाय पीते हैं। मिर्ची वाली चाय? हाँ हाँ हाँ, अरे हमारी आपस की बात है बेटा। और बताओ कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी। हम लोग बस इस उल्टी खोपड़ी के खोखले गुस्से पर हंस रहे थे। मैं उल्टी खोपड़ी की या तू है उल्टी खोपड़ी का? मैं उल्टी खोपड़ी का? हाँ? तू है उल्टी खोपड़ी की। तू तू है, तू है। अरे बस बस, अभी तो तुझे बहुत देर हो रही थी। देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है बोल करके पूरा घर सर पे उठा रखा था। अब तुझे देर नहीं हो रही, जा। जाओ। अच्छा आंटी, अच्छा अंकल, अब हम लोग चलते हैं। कुछ देर और रुके तो सच में बहुत देर हो जाएगी। आप क्या दीजिए? चलिए महारानी। चल मोटे। मैं मोटा? अरे तू है मोटी। अपना फिजिक देखा है? तू अपने आप को देखना पहले। चल पहले अरे देख। जाना मोटे। मोटी। मोटे अरे मोटे तू है मोटी। तू मोटा। अरे मोटी चल। मोटे। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना। लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब प्रिया पैदा हुई और मैंने उसे पहली बार अपनी गोद में लिया था। तो ऐसा लगा था मानो पूरा आसमान मेरे बाहों में सिमट आया हो। बात तो सही है, पता ही नहीं लगा अपनी प्रिया कब इतनी बड़ी हो गई। और अपनी
प्रिया है भी कितनी बुद्धिमान। बचपन से पढ़ाई में हमेशा से होशियार रही और जब अंग्रेजी पटर पटर करके बोलती है ना तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। हाँ, पढ़ाई लिखाई में तो अपनी प्रिया हमेशा से ही तेज रही, लेकिन आपने कुछ ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। अरे बेटियों को ये शोभा देता है क्या? और दुनिया समाज देख के चलना चाहिए। अरे ये सब पुराने दौर की बात है भाई। लड़कियों को घर में बंद करके नहीं रखा जा सकता। आज देखो तो लड़कियां कहां से कहां पहुंच रही हैं, राष्ट्रपति बन रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं। अरे बन रही है तो बने ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। इतना ही तो कह रही हूँ ना, थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। देखो नीलम, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बातों को समझता नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि चाहे बेटा हो या बेटी, अनुशासन दाल में नमक के बराबर होना चाहिए। नहीं तो एक घर बन जाएगा जेल खाना और माँ बाप बन जाएंगे जेलर। समझी जेलर साहिबा? आप नहीं हर वक्त मजाक छूटता रहता है। मैं आपको कुछ समझा रही हूँ और आप जेल जेलर लेकर बैठे हैं। अरे बढ़िया, मैं चली खाना बनाने। जेल जेलर लगा के रखा है, घर की नौकरानी बना के रखा है आपको। ओहो, बात पे रुक जाती है। तुम रोती रहो, मैं मनाता रहूं, तो मजा जीने का और भी आता है, आता है। भाई सुना है मार्केट में क्या आई है? अबे भाई वो तो मैं देख लिया। हाय 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 क्या सीन है बे? क्या कहता है? चले क्या पूरी पिक्चर देखने? अरे अब तो इसे देखना ही पड़ेगा भाई। हेलो मैडम। अरे इधर भी देख लो। अरे इधर भी देख लो। सिर्फ देख रहे हो, साले कमेंट करे जा रहे हैं। मन कर रहा है कि 2 झापड़ लगा दूं इनको। अरे पागल, बस धीरे बोलो। ये सब ऐसे ही होते हैं, ये मुंह लगना नहीं चाहिए। चलो जाओ। ऐसे कैसे होते थे ना? 2 झापड़ लगाऊं ना सालों तो गिरो को वहां दूर जाके साले हरामखोर लड़की नहीं देगी। देखो भैया, छापा पर कुछ नहीं, ठीक है? अरे लड़के को दब के रहना ही पड़ता है यार, उनको यही शोभा देता है। सबका रहना चाहिए माय फुट। सिर्फ मुझसे ऐसी फालतू बातें कभी मत करना। सुने, मैं आज की लड़की हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कैसे रहना है। आज के बाद बकवास की बातें मुझसे मत करना। मैं जा रही हूँ। इतनी हाइपर क्यों हो रही हो यार भैया? हाँ? क्या गलत बोल दिया मैंने? अरे अब जो बात है वही तो बता रहा हूँ यार। जो बात है वही बता रहा हूँ। अच्छा, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम लड़के हो, हिटलर हो, कुछ भी कर सकते हो। हाँ? हम लड़कियों की तो कोई मजा नहीं ना, कोई औकात नहीं। यही कहना चाहता था सिर्फ। सुनो, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी बस। ये क्या रास्ता बोली जा रही तू? हाँ? ये क्या रास्ता बोली जा रही हो? पागल हो गई? अरे मैं तुम्हें कोई सही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि बस बकवास किए जा रहे हो। बकवास मैं कर रही हूँ सिर्फ या तुम किए जा रहे हो? सुनो सिर्फ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। मैं जा रही हूँ अपने घर। मुझसे आज के बाद बात मत करना तुम। अरे ऐसी क्या बात हो गई यार भैया? हाँ? ऐसी क्या बात हो गई है? थोड़ी देर बस आने वाली है। अपना मूड ठीक करो और चलो मेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा है एक बार में मैं क्या कह रही हूँ? मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है। तुम चाहे कोचिंग जाओ या जहन्नुम में जाओ, मैं नहीं तुम्हारी दोस्त। मैं जा रही हूँ। अरे भैया सुनो तो यार, भैया अरे सुनो तो। अरे यार भैया। हम लाइफ से परेशान तुम आ गए?
अरे ये कहा उसने? पापा, हम वहां पर बस स्टॉप पे खड़े थे। 2-4 लफंगे आकर और मुझको देखकर सीटियां बजाने लगे, कमेंट करने लगे। अब आप ही बताइए, मैं गुस्सा आ गया। गुस्से में मुझे लगा कि उन्हें 2 झापड़ मार दूं, पर सिर ने मुझे कुछ भी ऐसा करने नहीं दिया। अब वो आएगा ना पापा, तो मैं घर में नहीं घुसने दूंगी उसे बस। अरे क्या गलत कह रहा था सिद्धार्थ? ठीक ही तो कह रहा था। अरे ऐसों के मुंह लगने से अच्छा है कि सर झुका के अपने घर चले आओ। हाँ बेटा, बेटियों को थोड़ा सोच कर संभल कर चलना चाहिए। देख रहे हैं पापा, अब मामा भी ऐसी बात करने लगे। आखिर क्यों हम लड़कियों को दब कर रहना चाहिए? कोई लॉजिक हो मामा तो बताइए ना। अरे लॉजिक मैं नहीं जानती, जो है वो बता रही हूँ। बहुत कुछ बदला, लेकिन लड़कियों के लिए आज भी कुछ बदला नहीं है ज्यादा। ओफो, तुम्हारी तो यार बस एक ही रटन है कि कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। अरे भाई चीजें बदल रही है। हाँ ये बात जरूर है कि थोड़ा धीरे धीरे बदल रही है, पर इसलिए हो रही है। पापा अब आप ही बताइए, कोई भी किसी आती जाती लड़की पर कैसे कमेंट कर सकता है? पर ये सोकॉल्ड सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट भी बड़ी आसानी से कर लेती है। अब मामा को ही देख लीजिए ना। क्यों मामा, ये तो प्रॉब्लम को आप बढ़ावा दे रही है, इग्नोर कर रही है इन सब बातों को। बल्कि आपको तो लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए। कैसी मामा? हाँ हाँ, और तूने तो समाज को सुधारने का झंडा लिया हुआ है ना। चल जाओ अपने कमरे में। और आप ज्यादा उसको सत्यानाश कराया करें। मैं तो उस घर में नौकरानी नहीं आई थी। चाय बना दो, ये कर लो, वो कर दो, कुछ भी कहती हो तो जेल में जाती हूँ ना। सबके घर में मैं ही सवाल करती हूँ। जब तक करनी है वो उसको देख करके कमेंट करने लगे, सीटियां बजाने लगे, हते भते कमेंट करने लगे। मन तो कर रहा था उस पर कि उनको पकड़ के इतना मारूं कि वो दोबारा किसी लड़की को देखकर कमेंट ना करे। तो मेरा दोस्त है, उसने मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करने दिया। आपने मांस खाते हुए या उस पर झपटते हुए कुत्तों, गिद्धों,
कि इनका कुछ समय का मजा किसी के लिए कितना दर्द का कारण बन सकता है। यदि यही समाज है तो समाज से मेरा यह प्रश्न है कि क्या यही समाज है? ऐसे ही होते हैं समाज के लोग? यही है एक औरत की इज्जत? हाँ, मुझे पता है कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर अनुत्तरित ही रह जाएगा। अनुत्तरित। सबको अपना दुख बड़ा लगता है। तो सच कहती हूँ, ये जो बाहरी चोटें हैं, ये पीड़ा तो बहुत देती है, परंतु मन के भीतर की चोटें जो बहुधा शब्दों के शस्त्रों से लगती हैं, जन्मों तक पीड़ित करती हैं, जिसकी साक्षी मैं हूँ। ठीक कहती हैं आप। ये छेड़खानी करने वाले, बलात्कार करने वाले ही तो आगे बढ़कर हत्या तक करते हैं। जन्मों जन्मों की बातें तो मैं नहीं जानती, पर ये जरूर जानती हूँ कि इस वक्त मेरा मन क्रोध से उबल रहा है। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। मान लो तुम्हारा एक प्रेमी है जिससे तुम बहुत प्रेम करती हो, तुम दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते हो, तभी एक दबंग आकर तुम्हारा अपहरण करके ले जाता है। बाद में जब किसी तरह उससे मुक्त होकर तुम वापस अपने प्रेमी के पास पहुंचती हो, तो तुम्हारा प्रेमी अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए तुम्हें अपमानित करके वापस लौटा देता है। सच बताना, क्या इस पीड़ा को समझ सकती हो तुम? ऐसा होना तो बहुत गलत है। मेरे साथ ही क्या, दुनिया में किसी भी लड़की के साथ ऐसा होगा ना, तो उसे बहुत दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, यहाँ तक कि वो अपने आप में खाट मुआसा महसूस करे। ऐसा ही दुख, ऐसा ही कष्ट, ऐसी ही पीड़ा मुझे भी हुई थी। और क्रोध तो इतना, ये सब एक स्त्री के लिए और भी कठिन तब हो जाता है जब वो स्वयं एक राजकुमारी हो। ऐसी किसी भी परिस्थिति से जीवन में उसका पाला करना पड़ा हो। राजकुमारी? कौन है आप? और आपकी ये वेशभूषा, आप तो इस समय की लगी नहीं रही। मैं महाभारत काल की अंबा हूं, या ये कहिए शिखंडी। तुमने तो महाभारत का सिर्फ नाम सुना होगा, क्या बहुत बार जो कृष्ण और अर्जुन जैसे पात्रों का नाम सुन लिया होगा, परंतु उसमें हम जैसे गौड़ पात्रों की दारुण कथाएं भी हैं, जिनके अपने कष्ट हैं, अपनी पीड़ाएं। क्या हुआ? ये अविश्वास की दृष्टि है? क्या तुम्हें मेरे कथन, मेरे परिचय पर कोई शंका है? ठीक भी है, शंका ही तो श्रद्धा और विश्वास से बनती है। आओ, मैं तुम्हें एक राजकुमारी, उसके प्रेम, उसकी नियति, उसके अपमान, उसके बदले की कथा सुनाती हूँ। तब तुम इस बात का निर्णय लेना कि किस दुख को बड़ा कहोगी और किसे छोटा। राजन,
स्वयंवर में आएंगे? ये आप मुझसे नहीं, राजकुमार, अपने हृदय से पूछिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं स्वयंवर में नहीं आऊंगा? मैं अवश्य आऊंगा। मैं तो कब से इसी दिन की प्रतीक्षा ही कर रहा हूं। भली भांति जानती हूँ राजा, मेरी वरमाला आप ही के गले में पड़ेगी। जानता हूं, आपको पता है, न जाने कब से इस शुभ दिन के आगमन की प्रतीक्षा में था। और ये देखिए, आज वो शुभ दिन कैसे हमारे द्वार पर खड़ा, मन मुस्कुरा। जाने लगा तुम्हारे मेरे स्वप्न में आपके अतिरिक्त किसी और का विचार कभी नहीं किया। भली भांति जानती हूँ राजा, आप तो पुरुष हैं, अपने हृदय के भाव खोलकर दिखा सकते हैं, परंतु मैं तो स्त्री हूँ। यदि संभव होता तो अपने मन की बात आपसे खुलकर कह पाती। मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। आपकी अम्बा सदैव बस परमात्मा करे कि सब कुछ सकुशल संपन्न हो जाए। यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित राजा एवं राजकुमारों का मैं काशीराज इस स्वयंवर सभा में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हमें भली भांति ज्ञात है कि आप सब सुयोग्य, बलवान व विद्वान, साथ ही प्रजावत्सल भी। हमारे निमंत्रण पर हमारी पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका के इस शुभ स्वयंवर में पधार कर आपने हमारा मान और बढ़ा दिया है, और इसके लिए हम आप सभी के हृदय से आभारी हैं। अब आप सब मेरी बात भी ध्यान से सुने। हमारे परम यशस्वी काशीराज ने जैसा अभी बताया, इस सभा में तीनों गुणवती और रूपवती राजकुमारियां उपस्थित हैं। वो राजकुमारियां जिन राजाओं अथवा राजकुमारों के गले में वरमाला डालेंगी, उन्हीं के साथ उनका शुभ विवाह संपन्न होगा। अतः आप सभी महानुभाव से ये अनुरोध किया जाता है कि आप सभी किसी भी प्रकार का विघ्न न उत्पन्न करते हुए इस आयोजन में अपने अपने उच्च संस्कारों का परिचय देंगे। महाराज, अब राजकुमारियों को सभा मंडप में बुलाना चाहिए। सैनिकों, सर्वप्रथम हमारी ज्येष्ठ पुत्री अम्बा को बुलाया जाए। ईश्वर की असीम अनुकंपा से आज हम दोनों के हृदय की अभिलाषा पूर्ण होने जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो मैंने आज सब कुछ पा लिया है। आज तो मेरे हर्ष की सीमा ही नहीं है राजकुमारी। और ऊपर से आपका ये सौंदर्य जो आज चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा है। देख रही हूँ प्रियतम, सच विधाता की कृपा से आज का ये बनाया है। यहाँ तक मेरे हृदय की बात है तो आपके जीवन की स्थिति जानते ही हैं। मैंने भी स्वामिलोक में सदैव आपको ही पाने की कामना की, परंतु मन आज कुछ अशांत भी है। नहीं राजकुमारी, ऐसे शुभ अवसर पर किसी प्रकार की आशंका अपने हृदय में मत रखिए। और वैसे कुछ ही समय में हम दोनों
सदा के लिए एक हो जाएंगे। धीरज रखिए राजकुमारी। पुत्री, आगे बढ़ो और सुयोग्य वरों का आभरण करो और उनको वरमाला पहनाकर अपने पूज्य पूर्वजों तथा मुझे आनंदित करो। इस सभा में उपस्थित राजकुमारी और राजागण, मैं गंगापुत्र भेष अपने अनुज विचित्र वीर के साथ इन राजकुमारियों का हरण करके ले जा रहा हूं। आप सबका उचित यही होगा कि शांतिपूर्वक बैठे रहे और अपनी माताओं को अपनी शव पर रोने का अवसर कदापि न दे। स्वयं को वीर कहते हो, ऐसे कुकर्म। महाराज काशीराज, आपके सम्मान के लिए उचित होगा कि शांति पूर्वक बैठे रहे। चलो मैं तीनों बहनों में सबसे बड़ी अम्बा हूँ गंगापुत्र। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, परंतु इस समय सिर्फ इतना ही पूछना है कि क्या एक वीर योद्धा को यह शोभा देता है कि किसी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध हरण कर ले? मुझे नहीं देवी नहीं, ये सब तो मैं अपने अनुज विचित्र वीर के लिए कर रहा था। तो इसके लिए आपके अनुज विचित्र वीर को स्वयं स्वयंवर में आना चाहिए था। मेरे पिता ने किसी को रोका तो नहीं था स्वयंवर में भाग लेने से। वैसे आपके अनुज पुरुष तो है ना? सुन रही हो गंगापुत्र, जो कहना चाहते हैं कहिए। यदि एक राजा और राजकुमारी एक दूसरे से प्रेम करते हो और उस राजकुमारी के स्वयंवर में वो राजा भी उपस्थित हो और तभी एक वीर योद्धा आकर उस राजकुमारी का बलात्कार कर ले तो राजकुमारी! ऐसा ही हुआ है गंगापुत्र। वो राजकुमारी मैं हूँ, वो राजा शाल्वरेश और आप क्या है? ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है अब। अगर ये सत्य है तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने एक ऐसा पाप कर डाला जिसका मुझे भान नहीं। देवी, देवी मुझे क्षमा कर दीजिए, देवी मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे याद होता कि आप शाल नरेश से प्रेम करती हैं तो मैं आपकी बहनों को ले आता, परंतु आपको कष्ट न दे। आपने मुझे कहा क्यों नहीं? इसका अवसर ही आपने कहा दिया गंगापुत्र। आपको यूं मौन देखकर आप पर क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन आप पर दया भी बहुत आती है। हाँ देवी, अपनी इस लाचारी का कारण तो मैं स्वयं हूं। मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं, फिर भी मैं आपको ससम्मान शाल नरेश के पास भिजवाने का प्रबंध करता हूं। क्षमा कीजिए राजकुमारी, मैं अब आपको किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरी स्थिति भी समझिए। परंतु परंतु ऐसा क्यों नरेश? इसमें मेरा क्या अपराध है?
और मेरी बहनों का हरण किया। उनके इस अपराध का दंड आप मुझे क्यों दे रहे थे नरेश? और आप तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बस राजकुमारी, कौन दोषी था और कौन निर्दोष, मैं अब इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। आपके लिए उचित यही होगा कि आप अपने पिताश्री के पास या उस गंगा पुत्र भीष्म के पास वापस चली जाएं। यहां अब आपके लिए कोई स्थान नहीं। और वैसे भी इस घटना से बहुत कुछ हमेशा के लिए परिवर्तित हो गया है राजकुमार। बल्कि मुझे तो बल्कि मुझे तो क्या है? रुक क्यों गए? अपने वाक्य को पूरा कीजिए। मैं ये प्रहार भी सहन कर लूंगी। सुनना चाहती है राजकुमारी? तो सुनिए। मुझे तो ये भी लगता है कि आपने उस गंगा पुत्र भीष्म के साथ मिलकर मेरे साथ घृणित छल किया है राजकुमारी। कपट किया है आपने। एक स्त्री पर अंधा विश्वास करने का ये दंड तो मुझे मिल नहीं था राजकुमारी, मुझे मिल नहीं था राजकुमारी, मुझे मिल नहीं था। राजन मेरी बात सुनिए। राजन मेरी बात सुनिए। राजन मुझे यूं तिरस्कृत करने मत चाहिए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है राजन। मेरा कोई दोष नहीं। लिखा नारे भाग्य कैसे सभी से विधाता नारे भाग्य मेरी बात सुनिए। कल भी थी बिरहा की मानी, आज भी है वो बेचारी। मेरी बात सुनिए राजन। युग मैं दोषी नहीं हूँ। मेरा कोई अपराध नहीं। इसमें तो आपकी कोई गलती ही नहीं थी। अपराध तो भीष्म ने किया था। शायद नरेश ने आपको भीष्म के हाथों बचा ना पाने के कारण अपने आप को अपमानित महसूस किया होगा, इसलिए उसने आप पर क्रोध किया और आपका त्याग किया। मैं ये समझ सकती हूँ। मैं ये समझ सकती हूँ कि शायद नरेश के मन में क्या झंझावात चल रहे होंगे। उनके अहम को इतनी ठेस पहुंची होगी। परंतु इन सब परिस्थितियों की वजह से मेरे हृदय में क्रोध की ऐसी ज्वाला उत्पन्न हुई जैसे मानो उस अग्नि में मैं स्वयं ही स्नान कर रही हूँ। अपने आप को बहुत समझाने के बाद भी मैं भीष्म को कभी क्षमा न कर सकी। और इसी क्रोध के दौरान मैंने कितनी ही साधनाएं की। ये तो एक असंभव कहानी है, परंतु इस बात को तो तुम स्वयं समझ सकते हो कि मेरे हृदय में भीष्म के प्रति प्रतिशोध की भावना इतनी गहरी थी कि मैं स्त्री से पुरुष और पुरुष से अर्धपुरुष बनी। यदि ये सब ना होता तो भीष्म का वध असंभव था। एक स्त्री पर बाण न उठा पाने के कारण ही उनका प्राणांत हुआ और यही प्रकृति की इच्छा है।
ये तो सिर्फ मेरी क्रोध, पीड़ा की संताप बदलने की कहानी है और अपने प्रयास से अपने अपराधी को उचित दंड दिलाने की कहानी। अगर इतना सब होने के बाद भी, भीष्म के वध के पश्चात भी मेरे कई प्रश्न हैं जो अब तक अनुत्तरित हैं। उनमें से एक ये भी है कि क्या एक स्त्री होने का इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है? क्या एक स्त्री होने का इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है? इसी तरह एक और बात है, मेरी शकुंतला, वो भी मेरी और तुम्हारी तरह बहुत प्रिय है। आओ मैं तुम्हें उनके बारे में बताती हूँ। देवी शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है, जो कर्ण ऋषि के आश्रम में रहकर पली बड़ी। आया
क्या इस आश्रम में कोई है? मैं बहुत क्लांत और प्यासा हूं। क्या आप मुझे अपने सुंदर और सुकोमल हाथों से थोड़ा जल पिला दें? जी मैं अभी लाई। धन्यवाद दीदी। हाँ, कितना मधुर गाती हैं आप। आपने सुना? हाँ, मैंने सुना। जब मैं यहाँ आ रहा था, तो मुझे मार्ग में कुछ सुंदर, कुछ मीठे शब्द सुनाए थे। और जब उनसे आकर्षित होकर मैं जोर आया, तो मुझे ये याद हुआ कि वो मीठे स्वर तो आपके नहीं। मन करता है कि बस आपको ही सुनता है और आपको ही देखता है। मेरी ये दृष्टि आपसे हटती नहीं देगी। मेरी इस चिड़चिड़ता को क्षमा कर देगी। ओह, देवी, अभी तक मैंने आपको अपना वास्तविक परिचय तो दिया ही नहीं। देवी, मैं राजा दुष्यंत और ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र मेरे ही राज हस्तिनापुर के अंदर गया। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप इस आश्रम में अकेली रहती हैं? नहीं, मैं इस आश्रम में मेरे पिता ऋषि कर्ण के साथ रहती हूँ। ओह, तो इसका मतलब आप ऋषि कर्ण की पुत्री देवी। आपका ये रूप सुन मुझे बहुत आकर्षित करता है और मुझे यह अनुभूति होती है कि जिस प्रकार आपका ये रूप इतना सुंदर है, उसी प्रकार आपका ये हृदय बहुत कोमल होगा देवी, बहुत कोमल। यदि आप अन्यथा ना ले तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ देवी। देवी, बात कुछ ऐसी है कि मैं कैसे कहूँ देवी, मैं आपसे प्रेम करने लगा और मेरा ये मन से बार-बार एक ही बात कहता है कि मुझे आपसे विवाह करना है और आपको अपनी अर्धांगिनी बनाना है। मैं क्या कह सकती हूँ महाराज? इसका निर्णय मेरे पिता ऋषि कर्ण ही कर सकते हैं। हाँ, तो आपके पिताश्री कहाँ हैं? मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूँ। वो भी किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हैं। उन्हें आने में थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा समय लग सकता है? नहीं देवी, मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। यदि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास हो तो मैं अभी इसी समय आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ और विवाह शीघ्र आप अपने सामने
प्रेम पुष्प खिला दिलवन में आया एक भ्रमर उपवन में प्रेम पुष्प आया एक भ्रमर उपवन में फूल सुगंध उसके मन भाई फूल सुगंध उसके मन भाई दोनों ने मिल बगिया बनाई ला 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 प्रणाम ऋषिवर। आशीर्वाद पुत्री, कैसी हो? मैं ठीक हूँ ऋषिवर, आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ पुत्री, कहो क्या बात? वो बात ऐसी है कि कैसे कहूँ। संकोच कैसा पुत्री? निसंकोच होकर कहो। आपकी अनुपस्थिति में राजा दुष्यंत यहाँ आए थे। अच्छा, राजा दुष्यंत यहाँ आए? अनुसुईया, राजा दुष्यंत तो बहुत ही गुणवान और दयालु राजा हैं। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते हैं। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। लेकिन अनुसुईया, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं उस वक्त यहाँ नहीं था। अन्यथा मेरी भी उनसे भेंट हो जाती। वो भी आपसे भेंट करना चाहते थे। अच्छा, राजा दुष्यंत तो आपसे मिलकर शकुंतला से विवाह की अनुमति चाहते थे, विवाह? परंतु आपके यहाँ ना आने के कारण उन्होंने गंधर्व विवाह का आग्रह किया। मोहन, क्या आप उन दोनों से क्रोधित हैं? राजा का आग्रह देखकर शकुंतला को स्वीकार करना ही पड़ा। नहीं पुत्री, इसमें क्रोधित होने की क्या बात? और शकुंतला का विवाह तो मुझे करना ही था। राजा दुष्यंत तो बहुत ही पराक्रमी राजा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजा दुष्यंत और पुत्री शकुंतला की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी होगी। मैं उन दोनों को अपना आशीर्वाद देता हूँ। अच्छा पुत्री, अब मैं चलता हूँ। मुझे विश्राम करना है। आशीर्वाद दो। बात नहीं हो रही, कब आओगे प्रियतम प्यारी, कब आओगे प्रियतम प्यारी, सुनी लागे प्रिय
शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री, मैं दुर्वासा, क्या ऋषि कर्म आश्रम में है? पुत्री, क्या ऋषि कर्म आश्रम में है? पुत्री, क्या ऋषि कर्म आश्रम में है? आखिर कहां विचार मग्न हो तो मेरा उत्तर नहीं दे रही? मेरे बार बार प्रश्न पूछने पर भी किसी उत्तर की भांति तुम मेरा उत्तर नहीं दे रही। जा, मैं तुझे शाप देता हूं। जिसके विचारों में खोकर तूने मेरा अनादर किया है, समय आने पे वो तुझे भूल जाएगा। नहीं ऋषिवर, मेरे सभी से इतना क्रोधित न होइए प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। अपने पति महाराज दुष्यंत के विचारों को वो हमको देख नहीं पाए। आप स्वयं ही देखिए प्रभु, इसे तो अभी तक ये भी ज्ञात नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। वो तो कुछ भी हो, द्वार पे आए अतिथि का ऐसा अनादर बहुत बड़ी असभ्यता है और उसे अपनी करनी के दंड को भोगना ही होगा। इसे क्षमा कर दे प्रभु। अपने पति, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तक से प्रेम करने वाली मेरी ये सखी शकुंतला भला आप जैसे ब्रह्मऋषि का क्यों अपमान करेगी? अपने पति महाराज दुष्यंत के वियोग से वो बहुत व्यथित है। अब तो सब कुछ जाने वाले हैं प्रभु, दया करके इसे क्षमा कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। पुत्री, मेरा शाप मिथ्या नहीं हो सकता और ना ही उसे वापस लिया जा सकता, किंतु मैं इसका निवारण अवश्य कर देता हूं। अपने पति से मिलते समय जब उसकी कोई दी हुई वस्तु या चिन्ह उसे दिखाएगी, उसी क्षण उसे सब कुछ स्मरण हो जाएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी ईश्वर, बड़ी कृपा होगी। तथास्तु। यदि वे शीघ्र ना आए तो मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो तो मेरी बचपन की सखी है, वो तो मेरी बात समझ रही हो ना? समझ रही, अभी तो तुझसे इस विषय में बात करना चाहती थी। यदि मेरी मान तो तू महाराज से अनुमति ले और राजमहल चल और महाराज से मिले। अब इसमें विलंब न कर सकती। मुझे भी दिन रात उसी की चिंता लगी रहती। यदि आप अनुमति दें तो मैं और शकुंतला राजमहल जाना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, अगर भगवान की यही इच्छा है तो यही सही। तुम और शकुंतला जब जाना चाहो मुझे बता देना। मैं तुम दोनों के जाने की सारी व्यवस्था करा दूंगा और साथ ही आश्रम के किसी
विद्यार्थी को भी तुम दोनों के साथ भेज दूंगा ताकि तुम दोनों को वहां कोई असुविधा ना हो। कहिए देवी, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? महाराज, मैं ऋषि कर्ण की पुत्री शकुंतला हूँ। कुछ दिन पूर्व आपने मेरे पिता के आश्रम में मुझसे गंधर्व विवाह किया था और शीघ्र ही वापस आने का वचन दिया था, परंतु बहुत दिन बीत गए, आप नहीं आए तो मैं स्वयं आपके पास आ गई। विवाह? वचन? देवी, आपसे विवाह करना तो दूर, मैंने इससे पहले कभी आपको देखा तक नहीं, और आप कह रही हैं कि मैंने आपसे विवाह किया? नहीं देवी, नहीं, कृपया करके आप इस प्रकार असत्य कथन न कहें। मैं असत्य कथन कह रही हूँ? क्या आप अपने वचन से मुख मोड़ रहे हैं राजन? राजन, मैं वही शकुंतला हूँ जिसके पिता की अनुपस्थिति में आपने गंधर्व विवाह किया था, और आप कह रहे हैं कि मैं असत्य कथन कह रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि मैं किसी से विवाह करूंगा तो अवश्य ही मुझे उसका स्मरण होगा। क्या यदि आप जो कुछ कह रही हैं वो सत्य है, तो अवश्य ही मेरी दी हुई कोई वस्तु या चिन्ह आपके पास होना चाहिए। यदि वो है तो कृपया दिखाइए। बिल्कुल है, ये देखिए, आप ही की दी हुई मुद्रिका। मुद्रिका? परंतु मुझे तो यहाँ कोई मुद्रिका नहीं दिखाई दी। नहीं दिखाई दे रही? अभी तो यही थी, अभी यही थी राजन। वो मार्ग में कहीं गिर गई होगी। मेरा विश्वास कीजिए राजन, मैं असत्य कथन नहीं कह रही। मुद्रिका इसी उंगली में थी। देवी, यदि आप सत्य कह रही होती तो अवश्य ही वो मुद्रिका आपके हाथों में होनी चाहिए, जो कि नहीं। हाँ, यदि आपको किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो आप निसंकोच मुझसे कह सकती हैं, परंतु इस प्रकार बार-बार असत्य कथन न करें देवी। मैं असत्य कथन नहीं कह रही राजन, मेरा विश्वास कीजिए, मैं जो कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ। आप स्मरण करिए, आप मेरे पिता के आश्रम आए थे, आपको मेरा गीत भी पसंद आया था, आपने उसकी प्रशंसा की थी और गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा था। उस पर मैंने कहा था कि पिताजी अभी आश्रम में नहीं है, परंतु आपने कहा कि अभी आप विवाह कर लेते हैं और फिर पिता की अनुमति से आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे। परंतु बहुत समय बीत चुका था, आप नहीं आए तो मैं स्वयं आपके पास आ गई। मेरा विश्वास कीजिए राजन, मैं असत्य कथन नहीं कह रही। देवी, आप इस प्रकार मन घड़त वचन कहकर मेरा अपमान कर रही है। मैं आपका अपमान कर रही हूँ या आप मेरा अपमान कर रहे हैं? इस प्रकार मेरा तिरस्कार करके आप ठीक नहीं कर रहे। मेरा विश्वास कीजिए राजन, मैं असत्य कथन नहीं कह रही, मैं जो कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। बस, बहुत हो गया। मैंने इससे पहले किसी स्त्री को राजलोक में इस प्रकार असत्य कथन कहते नहीं सुना। देवी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और अंतिम बार कहता हूं, यदि आपको किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो आप निसंकोच कहिए, परंतु इस प्रकार बार बार असत्य कथन कहकर आप मेरा अपमान कर रही है। यदि आपको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं तो मेरे सैनिक आपको मेरे राज्य के बाहर का मार्ग दिखा देंगे, और आप यहां से जा सकती है। राजन, 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 मैं असत्य कथन नहीं कह रही। राजन, मेरा विश्वास कीजिए, मैं असत्य कथन नहीं कह रही, मैं जो कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ। मेरा विश्वास कीजिए राजन, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए राजन, मेरा
कुछ ठीक हो गया था, परंतु इस अंतराल में देवी शकुंतला को जो अपमान, जो पीड़ा झेलनी पड़ी, वो तो सदैव एक प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। किसी के प्रेम व आग्रह का मान रखने पर एक स्त्री को इतना सब झेलना पड़ा। एक अनगिनत सूची है। देवी अहिल्या, राजा हरिश्चंद्र, कर्ण, द्रौपदी, अम्बा, शकुंतला, महारानी यशोधरा और साथ ही आज के समाज की ये लड़की और इसके जैसी न जाने कितनी ही, जो रोज एक अग्नि परीक्षा से गुजरती, न जाने कब कौन किधर से खड़ा होकर दोषी होने का आरोप लगाएगा और निर्णय सुनाकर चला जाएगा। परंतु यही वो समाज जहां हत्याएं, झूठ, छल, धोखा, बलात्कार तक सीमित हो चुका है। तीखे ताने, कटाक्ष से भरे गंदे मजाक, इन्हीं बलात्कारियों के मध्य तुम्हें जीवन जीना है। मैं तो कहूंगी एक बार नहीं, बार बार बलात्कार हो, तब भी आत्महत्या या पलायन जैसा मार्ग ना चुनकर तुम्हें इन्हीं भेड़ियों के बीच जीवित रहना है, मगर तुम्हें जीना है। तुम्हें जीना पड़ेगा।
धक से लगती है सबको। तेरी बेबाक हंसी बेपरवाह सी लगती है सबको। तेरा नाचना बेशर्म होना सा लगता है सबको। तेरा बेरोक टोक यहाँ वहां किसी भी समय आना जाना स्वच्छंद होना सा लगता है। तेरा प्रेम करना निर्लज्ज होना सा लगता है सबको। तेरा सवाल करना शासन सा महसूस होता है सबको। मगर तू तो जानती है ना, समझती है ना कि ये शतरंज है। इसलिए तू चल अपनी चाल कि ये नदी भी बहने लगे तेरे साथ साथ। तू चीख खोल कर उसी बेबाकी से हंस कि खिलने लगे बागीचों में फूल भी तेरे साथ साथ। तू नाच कि झूमने लगे ये धरा भी तेरे साथ साथ। तू नाच धरती का कोना कोना कि उतर आए सारा ब्रह्मांड तेरी हथेली पर तेरे साथ साथ। तू कर प्रेम कि लोग अब प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। तू कर हर वो सवाल जो तेरी आत्मा से बाहर आने को छटपटाता है, आतुर है, विचलित है। और उठा कलम और कर दे अपने चरित्र के प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर। क्योंकि तेरे चरित्र के प्रमाण पत्र पर किसी और के हस्ताक्षर अच्छे नहीं लगते। तेरे चरित्र प्रमाण पत्र पर किसी और के हस्ताक्षर अच्छे नहीं लगते। तेरे चरित्र के प्रमाण पत्र पर किसी और के हस्ताक्षर अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं लगते। आज भी है वो बेचारी, युग बदला लोग भी बदले, जारी उसकी थर्ड बेल रंगमंडल की प्रस्तुति अनुत्तरित प्रश्न। और जैसा कि आप सबने नाटक में देखा भी है कि आज भी बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं, तो इसका हमें समाधान खोजना होगा। तो आइए कलाकारों से आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा, अंबा की भूमिका में थी रितिका अवस्थी। मंचन के आखिरी भाग में जो कविता प्रस्तुत की गई थी रितिका द्वारा, वो आपकी लिखी हुई थी, तो उसके लिए भी हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं। रितिका अवस्थी। शकुंतला की भूमिका में थी स्मिता दीक्षित। कृपया मंच पर आ जाएं। स्मिता, बहुत ही शानदार अभिनय स्मिता दीक्षित का। प्रिया की भूमिका, जो कि इस नाटक के एक प्रमुख अंश था, निहारिका पंछी पटेल। और निहारिका को मैंने कुछ फिल्मों में भी देखा है, तो एक अभिनेत्री के तौर पे, फिल्म अभिनेत्री के रूप में भी आप जानी जाती हैं, निहारिका पंछी पटेल। अनसुईया की भूमिका में थी अलका सिंह। शानदार भूमिका अलका सिंह की। माँ की भूमिका निभाई थी रागिनी पाठक ने। और मुझे ज्ञात हुआ है कि रागिनी का यह प्रथम नाटक था, तो आपके लिए और भी तालियां बनती हैं कि आप मंच पर पहली बार यहाँ पर दिखी हैं हमें।
पिता की भूमिका निभाई थी मदन कुमार, थिएटर में एक सुपरिचित नाम मदन कुमार। शाल्व नरेश की भूमिका थी अमितेश श्रीवास्तव की, जिनको हम अक्सर थर्ड बेल में मंचन में देखते रहते हैं। भीष्म की भूमिका में थे सत्यम सिंह राजपूत। दुष्यंत की भूमिका निभाई थी हर्षित पांडे ने। बहुत सशक्त अभिनय था हर्षित पांडे का। काशीराज और दुर्वासा ऋषि की भूमिका में थे हर्ष सूर्यवंशी। जोरदार तालियां हर्ष के लिए। कर्ण ऋषि और मंत्री की भूमिका में थे रोहित वाजपेयी, और रोहित भी एक सुपरिचित नाम है इलाहाबाद के रंगमंच के लिए। सिद्धार्थ और राजा की भूमिका में थे प्रखर सिंह, और इस नाटक का जो दृश्य सज्जा की गई थी, एक विशेष दृश्य इसमें जो दिखाया गया था, गुंडा 1, गुंडा 2, गुंडा 3, हर्षित केसरवानी, हेमंत सिंह और सुदेश पांडे। बहुत ही स्वाभाविक अभिनय था आप तीनों का। राजा की भूमिका में थे रविंद्र वर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मंच के साथ साथ मंच परे के कलाकार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और बिना उसके किसी भी नाट्य मंचन को सशक्त नहीं बनाया जा सकता। तो मैं कुछ नाम यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। वेशभूषा में हर्षित पांडे, रितिका अवस्थी। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। मंच परिकल्पना अश्विन पांडे, कृपया मंच पर आ जाए। मंच निर्माण प्रणय कुशवाहा, हर्षित केसरवानी, हेमंत कुमार। मंच सामग्री जुटाई थी प्रखर सिंह ने। पूर्वाभ्यास प्रभारी थे सत्यम सिंह राजपूत। कोषाध्यक्ष वरुण कुमार। पब्लिसिटी डिजाइनर देवेश कुमार। प्रचार प्रसार अमितेश श्रीवास्तव और राहुल वर्मा। रूप सज्जा एक जाना पहचाना नाम संजय चौधरी। कृपया मंच पर आ जाए संजय भाई। संजय चौधरी के लिए। गीत ऋतु श्रीवास्तव के थे। अगर ऋतु श्रीवास्तव यहाँ पर उपस्थित हो तो कृपया आ जाए। ऋतु श्रीवास्तव। संगीत था सुभाषीष मजूमदार का। गायन में थी संध्या सरवन और मौली। अगर मंच पर हो तो कृपया मंच पर आ जाए। संध्या सरवन और मौली। कोरस में थी दिव्या। वीडियोग्राफी है विनायक की। प्रकाश आकाश अग्रवाल, रंगमंच के लिए एक जाना पहचाना नाम। आकाश अग्रवाल भी कृपया मंच पर आ जाएं। प्रस्तुति नियंत्रक थे रविंद्र वर्मा। सह निर्देशक कोणार्क अरोरा। और अब मैं बुलाना चाहूंगा बहुत सम्मान के साथ इस नाटक के लेखक को, विनय त्रिपाठी। बहुत ही सशक्त आलेख था विनय त्रिपाठी का। बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत शानदार नाटक की रचना की। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मैं बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से बुलाना चाहूंगा आलोक नायर को। जोरदार तालियां आलोक नायर के लिए। और जब नाटक की प्रस्तुति अपने अंजाम तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से निर्देशक बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि वो अपने परिकल्पना को साकार होता हुआ मंच पर देखता है। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाते हैं आलोक नायर के लिए। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी आज की मुख्य अतिथि और 2 शब्द इस नाट्य प्रस्तुति के बारे में हमें अवगत कराएं। श्रीमती कल्पना सहाय। साथ में मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री विनीत पांडे जी को। कृपया मंच पर आ जाएं। प्रमुख व्यवसायी भी हैं और बहुत अच्छी समाज सेवा में आपकी रुचि है। कल्पना जी। आलोक नायक जी के नाटकों में प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता।
वो बहुत अच्छा निर्देशन करते हैं, टीम को भी जोड़ते हैं और कथा वस्तु को मंच पर ला देते हैं उसकी विषय वस्तु के साथ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये स्त्री विमर्श ज़्यादा समाज विमर्श का विषय था, ये पुरुष विमर्श का विषय था। स्त्री को बस इतना ही है कि जो मूक नहीं रहना है। अम्बा बोली, शकुंतला बोली, आज की स्त्री को भी बोलना चाहिए और जब जो स्त्री बोली है उसने वो हासिल किया है। कहीं ये नहीं हो सकता कि स्त्री को कोई दबा सके या गंधर्व विवाह स्वेच्छा से किया। और कैसा प्रेमी था शकुंतला का या किसी दूसरे पात्र का जो बोलता नहीं है। अम्बा का वो चुपचाप अपनी प्रेमिका को ले जाने देता है, या प्रेम पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। ये प्रेम नहीं है, भावनाएं हैं। और ये विषय अनुत्तरित नहीं होते, कोई भी विषय। सब प्रश्नों का उत्तर होता है, सब समस्या का समाधान होता है। निदान ना हो ये है, लेकिन समाधान होता है। प्रश्न भी अनुत्तरित नहीं होते हैं, अनुत्तरित होते हैं तो स्वयं के अंदर झांकने के लिए होते हैं। हम भी हम जैसे अनीता जी हैं, हम सब लोग भी समाज में बहुत सक्रिय रहे और काम करते रहे, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर पाया। कारण यह है कि हमारे जो एक मर्यादा है, एक तरीका है आपको समाज में काम करने का, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और जो जो चाहा, क्या हमने अपने विवाह के बाद अपना नाम बदला? कल्पना सहाय है, पति ऐसा कोई व्यक्ति मूल थोड़ी होता है कि जो आपकी बात को समझता नहीं है। अगर बुद्धिजीवी है तो समझेगा, उसको समझाइए कि आज अचानक कल्पना सहाय की कल्पना भटनागर हो जाए तो कौन पहचानेगा? शहर में कोई दूसरा व्यक्तित्व आ गया। और स्त्रियां क्यों कमजोरी दिखाती हैं कि रीता भवना जोशी जैसा? ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। अरे आपकी अपनी शख्सियत है, आप अपने नाम के साथ, अपने काम के साथ जिए, अपने चरित्र के साथ जिए। जो अगर प्रश्न अनुत्तरित है तो उसकी दोषी भी महिला है। महिला सताई जाती है तो उसकी दोषी भी महिला है, चाहे घर में चाहे समाज में। हमने घर में भी जीवन जिया है और समाज में भी जीवन जिया है, बहुत नजदीक से इन चीजों को देखा है। प्रश्न अनुत्तरित नहीं है, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में जाते हैं तो अपने पक्ष के लिए आप खड़े होइए, मुखर होइए, बोलिए, न्याय मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आलोक नायर जी को और पूरी टीम को बहुत बधाई देती हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से अपनी चीज़ों को प्रस्तुत किया। लेकिन ये मौका था, आलोक ने मुझे बुलाया होगा यही सोचकर कि स्त्री विमर्श का मुद्दा है, तो कल्पना जी को इसीलिए मैंने खुलकर अपने विचार रखे। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अपवाद दुर्घटनाओं की बात नहीं है, लेकिन सामान्य ढंग से समाज बहुत सभ्य है और सब पढ़े लिखे। इतनी लड़कियां बड़ी बड़ी उड़ाने उड़ रही तो इसी दुष्कर्म के कारण, ऐसा थोड़ी है। अगर उनके साथ कभी घटना जानकर होती है तो उसमें महिलाओं का भी दोष होता है। दुर्घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता। दोष गुण सम विषम मिलकर संसार बना है। जब तक सत्य है तब तक असत्य भी रहेगा, अगर प्रकाश है तो अंधेरा भी रहेगा। बस इतनी सी बात है कितना उसका परसेंटेज है। अगर 50% के ऊपर है तो गलत है और 50% 20% के नीचे है तो ठीक है। ये सब ऐसा चलता है, अपवाद है, इसको चलना नहीं चाहिए। इसमें पुरुष और समाज की भी पूरी जिम्मेदारी है, खाली स्त्री की ही नहीं। धन्यवाद। और इसी शब्दों के साथ नाटक अच्छा हुआ और ऐसे नाटक होते रहने चाहिए जो ब्रेन स्ट्रोम माने दिमाग को थोड़ा सा जागृत करे। धन्यवाद। हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती कल्पना सहाय के लिए जोरदार तालियां। आपने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए और आपने बताया कि दुर्घटनाओं को नहीं रोका जा सकता है। वाकई ये बात सही है। मैं आलोक जी को बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी टीम के साथ आपने इतने शानदार नाटक की रचना। और अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, मुझे ज्ञात हुआ है कि गज़ल गायक आशुतोष श्रीवास्तव जी हॉल में है। मैं उनको यहाँ पर बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ, उनका सम्मान किया जाना है। जोरदार तालियां आशुतोष श्रीवास्तव के लिए। आपको
वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में समीक्षा अधिकारी के पद पर भी कार्यरत हैं और गजल गायन के क्षेत्र में आपने झंडे गाड़ रखे हैं। बहुत अच्छी गजलें प्रस्तुत करते हैं और अगर समय होता तो जरूर हम आपको उनकी गजलों से रूबरू कराते। मैं अनुरोध करूंगा विनीत पांडे जी से कि वो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आशुतोष श्रीवास्तव जी का सम्मान करें द थर्ड बेल रंग मंडल की तरफ से। एक जाना पहचाना नाम गजल गायक के रूप में। और अब मैं अनुरोध करूंगा सर्टिफिकेट्स के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट्स लाए जाएं। जी रंबा रितिका अवस्थी। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती कल्पना सहाय जी से कि वो रितिका को प्रमाण पत्र से विभूषित करें। स्मिता दीक्षित शकुंतला के रूप में जिन्होंने अभिनय निभाया था अपना। निहारिका पंछी पटेल प्रिया की भूमिका में थी, बहुत ही शानदार अभिनय किया था निहारिका पंछी पटेल ने। अलका सिंह जो कि अनसुईया की भूमिका में थी। रागिनी पाठक मां की भूमिका में। विनीत पांडे जी से भी अनुरोध करेंगे कृपया अपने कर कमलों से हमारे कलाकारों को सम्मानित करें। मदन कुमार पिता की भूमिका में। शाल्व नरेश की भूमिका में थे अमितेश श्रीवास्तव। और तालियां ही कलाकारों के लिए प्रोत्साहन का विषय होती है, तो तालियों से जरूर उनको नवाजें। भीष्म की भूमिका में सत्यम सिंह राजपूत। दुष्यंत की भूमिका निभाई थी हर्षित पांडे ने, बहुत ही शानदार अभिनय हर्षित पांडे का। काशीराज और दुर्वासा ऋषि की भूमिका में थे हर्ष सूर्यवंशी। रोहित वाजपेयी कर्ण ऋषि और मंत्री की भूमिका थी आपकी। प्रखर सिंह सिद्धार्थ राजा सिद्धार्थ और राजा की भूमिका में थे। और मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हर्षित केसरवानी, हेमंत सिंह और सुदेश पांडे को। गुंडा 1, गुंडा 2 और गुंडा 3 की भूमिका में थे आप। रविंद्र वर्मा थे राजा की भूमिका में। रविंद्र वर्मा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैं बुलाना चाहूंगा अश्विन पांडे को। मंच परिकल्पना की थी आपने। अश्विन पांडे जो कि थर्ड बेल की रीढ़ की तरह हैं, बैकबोन ऑफ द थर्ड बेल। प्रणय कुशवाहा, हर्षित केसरवानी, हेमंत, कोणार्क, मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आ जाएं, अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। प्रखर सिंह, देवेश कुमार, राहुल वर्मा, ऋतु श्रीवास्तव जो कि जिन्होंने गीत लिखे थे इस नाटक के, ऋतु श्रीवास्तव। शुभाशीष मजुमदार, अगर प्रेक्षागृह में उपस्थित हो तो कृपया मंच पर आएं, जिन्होंने संगीत इस नाटक में। अभिषेक प्रजापति, अनुभव रोहित। और आपको बताना चाहूँगा कि जो जिस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई थी वो था म्यूजिक केयर। संध्या सरमन और मौली जिन्होंने गायन किया था, संध्या सरमन और मौली। और कोरस में थी दिव्या और अपर्णा। प्रशांत वर्मा ने संगीत संचालन किया था इस नाटक का। और संगीत संचालन भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधा होती है। अगर सही जगह पर संगीत का संचालन नहीं किया गया
तो नाटक की सेहत पे गलत असर पड़ सकता है। आकाश अग्रवाल प्रकाश की व्यवस्था में थे और सहायता इसमें दी थी, सहायक के रूप में थे पवन कुमार सिंह। सह निर्देशक कोणार्क अरोरा। और आप सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप अपने अमूल्य में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाल कर लाए, और आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी हमें अभी आपकी आवश्यकता पड़ेगी आप हमारे साथ खड़े होंगे। फिर मिलेंगे।